दमा में कोई दम नहीं है। नरेंद्र रावल सर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका अनुभव 40 साल से भी ज्यादा है। जो लोग रेगुलर दिन में 4 दफा 5 दफा बीड़ी, सिगारेट, तम्बाकू, हुक्का है, चलम है, छिकने की छिकनी है, वो लेते हैं, उन लोगों को सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। लंग की देखभाल कैसे करें? क्या कोई स्पेशल एक्सरसाइज है इसके लिए? ज़्यादा गुस्से होना, ज़्यादा टेंशन में रहना, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा रड़ना, तो भी दमा की शिकायत होती है। कोविड से पहले से ये शिकायत ज़्यादा थी, कोविड के आने के बाद ये शिकायतें बढ़ी है? हमारे पास जो केस आते थे पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं। मैं सब दर्शकों को कहता हूँ, मैं गुजरात फर्स्ट को अथवा कोई भी स्टाफ को आप बोलोगे तो आपको वो बुक अपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बुक वो आपको भेज देंगे। ये बात हमारे स्वास्थ्य के लिए है। हेलो एवरीवन, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधा। नरेंद्र रावल सर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका अनुभव 40 साल से भी ज़्यादा है। चेस्ट फिजिशियन के रूप में इनकी वैश्विक पहचान भी है। ये एक लेखक भी है, लेक्चरर भी है और बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है। और सीधा ही उनके साथ बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है पॉडकास्ट में आपका। सर, एक मरीज को पल्मोनोलॉजिस्ट की मुलाकात कब करनी चाहिए? पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि जो डॉक्टर फेफड़े के रोगों के साथ काम करते हैं उसको हम पल्मोनोलॉजिस्ट अथवा तो चेस्ट फिजिशियन बोलते हैं। फेफड़े के लंग की जो हम रोगों की बात करें तो हम पहले श्वास नली की बात करते हैं। हमारी जो श्वास नली है उसकी शाखा प्रशाखाएं है। वातावरण में जब दूर धूणी, छेपट, गंध, दुर्गंध, स्प्रे, परफ्यूम, अगरबत्ती, घर के अंदर स्ट्रॉन्ग रसोई के स्ट्रॉन्ग वगैरह, बीड़ी, सिगारेट की स्मोक जो हमारे फेफड़े में श्वास के द्वारा जाती है, तो उसमें से 3 तरह के रोग होते हैं। पहले तो हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं कि एलर्जी की वजह से श्वास नली के अंदर सूजन आना। दूसरे नंबर में ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, यानी कि दमा बोलते हैं। जो प्रदूषित हवा थोड़ी नीचे जाती है तो श्वास नली के अंदर वो दमा करती है। और तीसरा जो रोग है सीओपीडी, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब रोग में जब भी दर्दी को सूखी खांसी आना, श्वास होना, छाती में विष होना और सीटियाँ बजना, ससनी बोलते हैं, ऐसा शब्द है, तो ऐसा कुछ हो तो हम समझते हैं कि दर्दी को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, यानी कि अस्थमा है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के अंदर फक्त सूखी खांसी आती है, दूसरा कुछ नहीं होता। अस्थमा के अंदर श्वास ज़्यादा चढ़ता है, सीटियाँ ज़्यादा बजती है। इसलिए हम दमा के दर्दियों के, सीओपीडी के दर्दियों अलग अलग करते हैं। जो दमा के दर्दी है रेगुलर डॉक्टर के बताए अनुसार दवा नहीं लेते हैं, और जो लोग क्रॉनिक स्मोकर है, सालों से बीड़ी पी रहे हैं, सिगारेट पी रहे हैं, तबखीर छीक रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, चलम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ये सबको लंबे टाइम में फेफड़ा के अंदर सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज नाम के रोग होते हैं। उसमें 2 ग्रुप है। एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है जिसमें फेफड़े की नली छोटी हो जाती है, सुकड़ जाती है। एम्फीसीमा का मतलब फेफड़े के अंदर हवा का परमानेंट घर का हो जाना। तो हवा फेफड़े में जो घुस गई है वो बाहर नहीं निकलती और इसलिए दर्दी को श्वास चढ़ता है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का दर्दी है, दमा का दर्दी है, सीओपीडी का दर्दी है। जब हमारे पास आते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके रिपोर्ट देखते हैं और उसके मुताबिक वो लोगों की दवा करते हैं। जी बिल्कुल, और तब उनको एक पल्मोनोलॉजिस्ट की मुलाकात करनी चाहिए। सर, साथ में ये अभी आपने बोला सीओपीडी, वो क्या है? सीओपीडी के लिए जो दमा रीढ़ा हो जाता है, लोग 5, 10, 15, 20 साल तक बीड़ी पीते रहते हैं, और स्मोक अंदर जाने की वजह से उसकी नलियाँ परमानेंट छोटी हो जाती है। उसको हम क्रोनिक
ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और मैंने बहुत बताया कि हवा का घर का हो जाता है, एम्फीसीमा हो जाता है। ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं तो उन लोगों का हम लंग फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। एक मशीन के अंदर माउथ पीस में एक लंबी फूंक लगानी है, फिर चूसना है, फिर फूंक लगानी है। उससे अंदर हमें जैसे कार्डियोग्राम के, 2D इको के अलग अलग रिपोर्ट आते हैं, ऐसे फेफड़े कितना काम करता है, बड़ी नली में सूजन है, छोटी नली में सूजन है, सब रिपोर्ट हमारे पास आते हैं। तो मरीज को वो ढंग से दवा करते हैं। दमा के दर्दियों में 2 चीज़ होती है। दमा का जो शॉर्ट में जो मतलब है कि श्वास नली संकरी हो जाना और श्वास नली में सूजन आना, तो श्वास नली खोलने की हम दवा देते हैं। श्वास नली में सूजन है तो उसकी दवा देते हैं। ये दवा हम इन्हेलर से देते हैं। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, तो उसके साथ स्पेसर आता है, मास्क आता है, उससे हम मीटर डोज पंप देते हैं। जो यंगस्टर है उसको रोटो कैप यानी कि चूसने की कैप्सूल आती है, वो मशीन में डाल के उससे दवा देते हैं। टूंक में दमा की दवा और COPD की दवा हम चूसने की कैप्सूल में देते हैं अथवा तो इन्हेलर में देते हैं। वो डायरेक्ट हमारे फेफड़े में जाती है, नली को खुले कर देते हैं और नली को सूजन कर देते हैं। ऐसे दर्दियों को हम हर 3 महीने लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसका फेफड़ा कैसा काम करता है। वो ढंग से हम दमा की पंप देते हैं, चूसने की रोटो कैप देते हैं, साथ में बलगम हो तो बलगम की दवा देते हैं, कफ पतला करने की दवा देते हैं, कभी स्टीरॉयड की दवा देते हैं। जो मरीज का जितना रोग है 5% से लेके 95% वो ढंग से हम दवा देते हैं। बिल्कुल। और साथ में सवाल ये भी हो रहा है सर कि अस्थमा की बीमारी क्या है और उसमें लोगों को खास करके क्या ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए दवाई क्या है स्पेशली? अस्थमा की मैंने बोला को हम उसको गुजराती में, हिंदी में दमा कहते हैं। जी सर। दमा का क्या है कि जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, ऐसे दमा की रेगुलर दवा लेनी चाहिए। दमा में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी, मैंने बताया कि एक बहन घर में कांदा, लहसुन और वो हरी मिर्ची का हर रोज़ वघार करती है तो स्मेल से होता है। कोई कचरा साफ करती है तो कैसे होता है, कोई धूल धुआं करते हैं तो ऐसे होता है, खेत में मजदूरी करते हैं तो ऐसे होता है, कॉटन मिल में काम करते हैं तो होता है, पत्थर की खान में कोई काम करते हैं तो होता है, केमिकल इंडस्ट्री से होता है, और दूसरे व्हीकल की स्मोक से होता है, लेडीज को कॉस्मेटिक यूज करके, तो कोई भी प्रदूषित हवा फेफड़े में जाती है तब दमा होता है। दमा का एक दफ़ा हमें लंग फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट मिल जाता है तो नली संकड़ी है तो खुलने की हम साल्ब्यूटामोल, लियोसाल्ब्यूटामोल ऐसी दवा देते हैं। नली के अंदर सूजन है तो ICS नाम की दवा आती है, उसमें बेक्लामिथाजोन है, ब्यूडिसोनाइट है, फ्लूटिकाजोन है, साइक्लोसोनाइड, ऐसे बहुत सी अलग अलग दवा देते हैं। लेकिन जब हमारे पास मरीज आता है तो उसको माइल्ड दमा है कि कम दमा है, मीडियम दमा है कि ज़्यादा दमा है, वो ढंग से हम मरीज को दवा देते हैं। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया और हम सुनते भी आते हैं, कई मूवी देखने जाते हैं और कहीं भी लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हानिकारक है। आपने, अगर किसी ने एक बार स्मोक किया है तो क्या वो उतना ही हानिकारक है जितना वो बार बार स्मोक करता है? नहीं, धूम्रपान में क्या है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा करते हो, को महीने में करते हो, उसमें COPD नहीं होता। लेकिन दो जो आर क्रॉनिक स्मोकर है, जो हर रोज़ 5-10 बीड़ी पीते हैं, हर रोज़ हुक्का पीते हैं, हर रोज़ क्या है कि वो नशा करते हैं, वो पत्ते डाल के वो नशा करते हैं। जो लोग रेगुलर दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा बीड़ी, सिगारेट, तम्बाकू, हुक्का है, चलम है, छिकने की छिकड़ी है, वो लेते हैं, उन लोगों को COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस
होने के चांसेस ज़्यादा है कि रेगुलर उसके फेफड़े में धुआं आता है, वो धुआं जैसे हमारे घर में वाइट चूना किया हो और घर में चूल्हा जला रहे हो तो अगली दिवाली में पूरा घर ब्लैक हो जाता है, वही चीज़ हमारे फेफड़े में होती है। जो लोग जितनी ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पीती है, जितना लंबा कस खींचते हैं, जितनी धुआं अंदर भर रखते हैं, उन लोगों को ये सब रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जंतुजन्य रोग क्या है वो भी बताइए। हमने जो श्वास नली की, जो अस्थमा और सीओपीडी की चर्चा की, ऐसे वातावरण में जो हमारे शरीर में वायरस आते हैं, कोरोना के वायरस आते हैं, फ्लू के वायरस आते हैं, उसको हम वायरल डिजीज बोलते हैं। ऐसे न्यूमोनिया के डिफरेंट टाइप के जंतु है, वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनिया है, ऐसे बैक्टीरिया बोलते हैं। वो बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में फेफड़े में खा जाते हैं। टीबी के जंतु को हम बैक्टीरिया बोलते हैं, वो भी हमारे फेफड़े में जाते हैं। रोटी पे जो फफूंद होती है, फूग होती है, उसे हम फंगस बोलते हैं, वो फंगस भी हमारे जाते हैं। तो वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है और फंगल डिजीज है, उसको हम जंतुजन्य रोग बोलते हैं। ये जंतु जब हमारे शरीर में जाते हैं तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 ऐसे मल्टीप्लाई होते रहता है। आप सबने कोरोना में देखा है तो कितनी स्पीड से रोग बढ़ता था। ऐसी जब मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, उसको डायबिटीज़ है, वो ज़्यादा सिगरेट पीता है, उसके दूसरे डिजीज है, वो उसको HIV है, तो उन लोगों को ये रोग जल्दी से अपने शरीर में पसरते हैं। तो हम वायरल डिजीज़ का तो हम जानते हैं, लेकिन ये सब जंतुजन्य बैक्टीरियल जो डिजीज है वो न्यूमोनिया होता है। आप सबने न्यूमोनिया के बारे में सुना होगा। हमारा जो लंग है वो डनलोड टाइप बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन न्यूमोनिया होने के बावजूद तो बिल्कुल कड़क हो जाता है, तो उसकी टाइम पे दवा नहीं ली जाती और दूसरे बैक्टीरियल डिजीज की दवा नहीं ली जाती तो मरीज को एडमिट करना पड़ता है, ICU में रखना है, वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। तो ये जंतुजन्य रोग ना हो उसके लिए क्या खास ध्यान रखना पड़ता है? तो जंतुजन्य रोग में मैंने एक बताया कि ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम TB बोलते हैं, क्षय बोलते हैं, बहुत कॉमन है। घर में एक लोग को TB होता है तो उसकी दवा नहीं ली जाए तो पूरे घर को TB होता है, पूरे मोहल्ले को होता है, पूरे एरिया को, गांव में होता है। तो उसको पहले राज्य रोग बोलते थे, पूरा राज्य में रोग हो जाए। तो अभी टीबी की हम सब लोग जानते हैं कि उसकी 6 महीने दवा लेनी पड़ती है, बलगम की जांच करनी पड़ती है। तो ये सब रोगों की हम पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो वायरल डिजीज है अथवा बैक्टीरियल डिजीज है अथवा तो ट्यूबरक्यूलोसिस है अथवा तो फंगल डिजीज है, वो सबको हम देखते हैं। उसकी ब्लड की CBC, ESR, डायबिटीज़ की जांच, बलगम में कौन से जंतु है, उसका नाम क्या है, कौन सी दवा से मरते हैं, उसका छाती का एक्सरे, उसका CT स्कैन करा के पक्का निदान करते हैं, उसे दवा देते हैं, उसको मिटा देते हैं। आपने बोला कि भाई ये सब रोग नहीं हो जाए तो क्या करना? उसके लिए क्या है, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, रेगुलर खाना है, 8 घंटे आराम करना है, खुराक के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, विटामिन ज़्यादा है, मिनरल ज़्यादा है, दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, चीज़, पनीर सब कुछ खाना है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और भागा भागी कम करनी है, व्यसन कम करना है, ड्रिंक्स लेते हो तो ड्रिंक्स कम करना है, ये सब ध्यान रखना है। और जब आपको बलगम निकले, खांसी निकले, आप घरगथ्थू उपाय करते हो, फैमिली डॉक्टर को बताते हो, मेडिकल से दवा लेते हो, फिर भी नहीं मिटे तो पल्मोनोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। जी सर, कोविड का एक बहुत ही बुरा वक्त हम सब ने देखा। उस वक्त के बाद में जाना है सभी जगह से ये लंग को लेकर ज़्यादा शिकायतें आने लगे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? क्या कोविड से पहले से ये शिकायत ज़्यादा थी, कोविड के आने के बाद ये शिकायतें बढ़ी है? नहीं, तो आपका क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई कोविड, जिन लोगों को कोविड हुआ है, जिसको हॉस्पिटल में दाखिल किया है, जिसको हमने ऑक्सीजन दिया है, जिसको वेंटिलेटर पर रखा है,
उन लोगों को कोविड ज़्यादा हुआ था। तो हमारे पास जो केस आते थे पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं, उन लोगों को फेफड़े के अंदर पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक जाला बन जाता है, जैसे मकड़ी का एक जाला होता है ना, ऐसे जाला बन जाता है। फेफड़े का काम क्या है कि हम जो हवा लेते हैं वो पूरे शरीर में फेफड़े के द्वारा जाता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लेकिन एक कोरोना की वजह से जो फाइब्रोसिस हुआ उसको हम पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं। उन लोगों को ऑक्सीजन कम मिलता है, वो मरीज को जिसको कोविड का फाइब्रोसिस हुआ है, हमने वो मरीजों को साल 2 साल 2.5 साल तक फाइब्रोसिस की दवा दी है, बहुत से लोग अच्छे हो गए हैं। लेकिन फाइब्रोसिस में शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए दर्दी को लिथार्जिक रहता है, खांसी आती रहती है, श्वास आता रहता है, काम नहीं करता। फाइब्रोसिस पहले भी था, कोई भी जो दर्दी एक डस्ट में लंबा काम करता है, फाइब्रोसिस होने के 200 कारण हैं। उसमें अपने इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, उसको IPF कहते हैं। वो कोविड जैसा फाइब्रोसिस था, उसका कारण वर्ल्ड के डॉक्टर आज भी शोध नहीं सके, लेकिन उसकी बहुत नई अच्छी दवाएं मार्केट में आई है। उसके वजह से हम कोई भी फाइब्रोसिस है हम कंट्रोल में ले सकते हैं, दर्दी लंबा आयुष्य जी सकता है। बिल्कुल सर, ये शिकायतें कोविड के तुरंत बाद से आना ज़्यादा शुरू हो गई थी, और अब क्या है उसका सिनारियो? क्या वो शिकायतें कम होने लगी है? नहीं, तो जिसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम था, फेफड़े के अंदर अभी शिकायत बहुत कम हो गई है। वो टाइम पे मैं 100 मरीज देखता हूँ तो उसको 90% मरीज अभी अच्छे हो गए। थोड़े बहुत जो बुजुर्ग है, जिसको डायबिटीज़ था, जिसको BP था, जिसको हार्ट अटैक था, जिसकी उम्र ज़्यादा थी, जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की थी, वो लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन कोरोना की वजह से ब्लड के अंदर भी क्लॉट जाते थे। आप सबने सुना होगा, तो यंगस्टर के गरबा गाते गाते अथवा तो जिम में वर्क करते करते ऑफिस में जाते जाते हार्ट अटैक आ जाता है। तो उसका कारण ये है कि कोविड एक छोटे छोटे क्लॉट बनाता था, तो क्लॉट हमारे खून के अंदर जाते थे और हृदय में वो फंस जाता था। इसलिए आपने सुना होगा कि कोविड के बाद हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। कोविड ने मगज के बहुत रोग किए हैं, हृदय के बहुत रोग किए हैं, आंतड़ा के रोग किए हैं, लोगों की अल्सर हो गया है, एसिडिटी हो गई, मगज के मानसिक रोग किया है। उसका मतलब कोविड एक ऐसा पीरियड आया कि कोई भी जात का रोग, पैर का रोग, उसमें जॉइंट का रोग, चमड़ी का रोग, आंखें का रोग, सब भी रोग कोविड के साथ ताल्लुकात रखते हैं। बिल्कुल सर, कोविड एक बहुत ही टफ पीरियड था, लेकिन उस टफ पीरियड से निकालने के लिए आप जैसे डॉक्टर हमारे मसीहे बने, उसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए वो शायद कम है। सर, साथ में वीकनेस की भी बात की जाए, और अगर कई बार हम बातें करते तो कहीं पे बच्चों को भी अस्थमा होता है, तो क्या पुश्तैनी होता है? बच्चों में अस्थमा होने का, अस्थमा में बहन एक है न, कभी वो वारसागत भी होता है। मम्मी को अस्थमा है तो एक बच्चे को होने की संभावना है, पापा मम्मी दोनों को है तो 2-3 बच्चे को होने की संभावना है। એટલે दम एक वारसागत रोग है। दूसरे नंबर में ज़्यादा गुस्से होना, ज़्यादा टेंशन में रहना, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा रड़ना, तो भी दमा की शिकायत होती है। तो बच्चों में जो दमा होता है उसकी जो रेगुलर दवा जो ली जाए, उसकी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट को बता के बच्चों की रेगुलर दवा दी जाए तो बहुत से बच्चों को 100% दमा मिट सकता है। पुख्त वय के लोगों को दमा नहीं मिटता, कि वो दमा बचपन से आते आते रीढ़ा हो जाता है। लेकिन बच्चों के केस में रेगुलर दवा अच्छे डॉक्टर के निगरानी में दी जाए तो दमा कम हो सकता है। बिल्कुल, तो मतलब ये कि अगर बच्चे को ये दमा हुआ है तो वो ठीक हो सकता है कंपेयर टू बड़े लोग हैं। हाँ, बच्चे लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, वो रोग कभी 100% भी मिट सकता है। दमा 100%। दमा में कहा जाता है कि उसका नियंत्रण है
तुम दमा कंट्रोल में रख सकते हो, जैसे डायबिटीज़ है, प्रेशर है, उसका निवारण नहीं है, वो 100% नहीं मिट सकता। लेकिन आप रेगुलर रोटो कैब लेते हो, इन्हेलर लेते हो, तो दमा का नियंत्रण निवारण जैसा है, बिल्कुल कंट्रोल में रह सकता है। बिल्कुल। तो अगर किसी बच्चे को है तो उसके पेरेंट्स अच्छे से देखभाल करें तो सही भी हो सकता है। पेरेंट को एजुकेट करने की जरूरत कि भाई दमा से डरना नहीं है, दमा एक सामान्य, दमा में कोई दम नहीं है, ऐसा है। दमा की जो अच्छे डॉक्टर के पास रेगुलर दवा ले जाओ, उसको इन्हेलर है उसको रेगुलर लो, इमरजेंसी में डॉक्टर को मिलो। दमा के लिए जितनी जानकारी हो सके इतनी इकट्ठे करके अपने बच्चों की केयर कर सको तो कोई चिंता वाला कोई रखे। बिल्कुल सर, अब ये लाइफ आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी, और उसमें ये सब रोग होते हैं एक के बाद एक। तो अब सवाल ये है कि लंग की देखभाल कैसे करें? क्या कोई स्पेशल एक्सरसाइज है इसके लिए? एक तो आपने जो प्रश्न पूछा है, लेकिन मेरा एक जवाब आपको रहने का मैं भूल गया कि अभी मैं बहुत कोरोना के बाद बहुत फेफड़े के कैंसर के मरीज बहुत देखता हूँ जी। वो कैंसर के, कोरोना आने के बाद लंग के कैंसर की बीमारी भी बढ़ी है। जो लोग हमारे COPD की दर्द है उसको भी कैंसर होता है, और जो लोग लंबे टाइम से धूम्रपान करते हैं इन लोगों को कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। कैंसर का जो धब्बा है वो बिल्कुल न्यूमोनिया जैसा, TB जैसा ही लगता है। लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो TB का दर्दी हो, उसको धब्बा दिखे तो उसमें हम जंतु निकाल सकते हैं। उसका क्या है कि बुखार आना चाहिए, बलगम आना चाहिए, वजन कम होना चाहिए, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन जो फेफड़े का कैंसर वाला है उसको बुखार भी नहीं आता, वजन भी नहीं उतरता, और उसको धब्बा बढ़ता जाता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? उसको खांसी आती है सामान्य, छाती में थोड़ा दुखता है। फेफड़े के कोई भी रोग के लक्षण आमतौर पे सिम्टम खांसी आना, श्वास होना, वजन कम हो जाना, ससनी बोलना, बुखार आना, वो सिम्टम्स 5-10 सिम्टम है, उसमें से 2-3 सिम्टम्स होते हैं। लेकिन कैंसर में कोई भी दवा, तुम दूसरी दवा लो तो वो धब्बा बढ़ता जाता है। परसों मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको श्वास चढ़ता था, खांसी थी, पहुँच कर बीड़ी पीती थी, तो उसका एक्सरे निकाला तो उसमें धब्बा था। तो उसने लिखा था कि भाई वो आर्टरी दिखाई देती है, उसका धब्बा है। पर मैंने बोला उसका CT स्कैन कराओ, तो CT स्कैन में ऐसा लगा कि उसके राइट लंग्स के अंदर मैलिग्नेंसी है, कैंसर है। तो पल्मोनोलॉजिस्ट को हमें क्या होता है कि धब्बे के साथ हम दूसरे रिपोर्ट निकाल के हम पता लगा सकते हैं, फिर उसकी ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, उसकी बायोप्सी करते हैं, और उसका इलाज। अभी कैंसर में ऐसा है कि जो सही ढंग से दवा ली जाए तो दर्दी 5, 10, 15 साल अच्छी तरह जी सकता है। कौन से स्टेज पे है वो ढंग से जी सकता है। तो वो कौन से स्टेज में अच्छे से सरवाइव कर सकता है? जितना रोग जल्दी पहचाना जाए। स्टेज 0 है, 0 मतलब कि वो जगह पे है। स्टेज 2 मतलब कि पास वाले लिम्फ नोड डिस्टर्ब हुए है। स्टेज 3 मनकर लंग के साथ दूसरा कोई भाग इन्वॉल्व हुआ है। स्टेज 4 मगज में अथवा हड्डी में उसका बिगाड़ गया है। वो ढंग से हमारे पास मरीज आते हैं तो हम उसकी देखभाल करते हैं, अच्छी दवा देते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा कि भाई फेफड़े के दर्दियों को क्या एक्सरसाइज करना है, हम उसको पल्मोनरी रिहेबिलाइजेशन कहते हैं। एक दफ़ा दमा कंट्रोल में है, न्यूमोनिया कंट्रोल में है, तो हम उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। और इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, बलगम हो तो बलगम निकालने की एक्सरसाइज है, श्वास फूलता हो तो श्वास कम करने की एक्सरसाइज, पर्स लिप ब्रीदिंग करके एक एक्सरसाइज है, उसमें मरीज को शांति से नाक से हवा लेनी है। और जैसे कोई हम थम्स अप की स्ट्रो करते हैं ऐसा नाक से हवा लिया। और जब भी फेफड़े के मरीज को ज़्यादा श्वास चढ़े तब आमतौर पे क्या करते हैं,
लेकिन वो ढंग से मुंह से श्वास नहीं लेना, मुंह खाने के लिए है। जब भी श्वास लेना है तो नाक से सूंघना है, नाक से निकालना है, नाक से सूंघना है, नाक से निकालना है। और उसके अंदर अच्छा खाना है, प्रोटीन वाला खाना है। ज़्यादा श्वास हो तो ज़मीन पे नहीं बैठा, कुर्सी पे बैठना है। नहाना हो तो ऊंचे स्टेबल पे बैठना है। ऐसा चलने की लाकड़ी रखनी है। ज़्यादा श्वास हो तो घर में वो वॉकर आता है, वॉकर रखना है। इसलिए बहुत अच्छी पूरी बहुत 1000 पन्ने वाली किताब है, पल्मोनरी रिहेबिलाइजेशन। दमा के अंदर उसकी अलग एक्सरसाइज है, COPD के अलग है, कोरोना वाले की अलग एक्सरसाइज है, फाइब्रोसिस वालों की अलग एक्सरसाइज है। हमारे पास पल्मोनरी रिहैब के फिजियोथेरापिस्ट भी होते हैं हमारे क्लिनिक में। हमें बोलते हैं कि बहन आप सिखाओ, तो 10 मिनट दर्दी को सिखाते हैं, फिर मोबाइल में डाउनलोड करता है, दर्दी को ऑनलाइन भी घर पे सिखाता है। तो अभी बहुत से सुविधा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपने अपने 40 साल से भी ज़्यादा के करियर में बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, बहुत लेक्चर भी दिए, तो कौन सी ऐसी बुक जो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे? क्योंकि इस समय में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे मिथ होते हैं कि लोग जल्दी से मान लेते हैं, तो ऐसी कौन सी बुक है जो लोगों को एक सही डायरेक्शन दे? मैं हमारे सब दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, मैंने 2 किताबें लिखी है। एक दमा में दम नहीं है ऐसे करके एक 40 पेज की किताब लिखी मैं, उसमें क्वेश्चनरी लिखे हैं, तो प्रश्न आप पूछते हो मैं जवाब देता हूँ, ऐसा लिखिए। एक दूसरी मैंने किताब लिखी है बीड़ी नरक की सीढ़ी। कोई भी मरीज को नरक में जाना हो तो बीड़ी पिए तो जल्दी नरक में पहुंच जाए। ऐसी मैंने 2 किताबें लिखी है। मैं सब दर्शकों को कहता हूं, मैं गुजरात फर्स्ट को मैं 50-50 कॉपी अहमदाबाद सेंटर में रख जाऊंगा। आपको जब भी कॉपी चाहिए तो गुजरात फर्स्ट के जो विवेक भाई है अथवा कोई भी स्टाफ को आप बोलोगे तो आपको वो बुक आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बुक वो आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच सर। और शायद आपके इसी स्वभाव और लोगों के निदान के जो स्वभाव है उसी वजह से लोग आपको भगवान के एक रूप में भी जानते हैं। सर 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस और ये करियर, बहुत सारे ऐसे स्टेज आए होंगे इस करियर में कि इस क्षेत्र में आपका सबसे ज़्यादा गंभीर अनुभव ऐसा कौन सा रहा है कि कोई केस ऐसा सामने आया? मेरे बहन ऐसा है कि मुझे क्या छुट्टी मिलती है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। अच्छा। रविवार के दिन भी मुझे आता है तो मुझे लगता है कि मैं आज क्या करूँगा। मेरा क्लिनिक है, मैं सुबह में 3 घंटे, शाम को 3 घंटे क्लिनिक पे जाता हूँ। और मेरे मरीज के साथ मुझे बातें करने का, उसका डायग्नोसिस करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पल्मोनरी फाइब्रोसिस की मैं बात कर रहा हूँ कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस 70% डॉक्टरों को, डॉक्टर है वो भी उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाते। फाइब्रोसिस को टीबी है ऐसा करके टीबी की दवा देते हैं। वो जब मरीज मेरे पास आता है ना तब उसका स्टेज बढ़ गया है। आज मैं एक बात करूँगा, राजस्थान बाड़मेर से एक 33 साल का लड़का मेरे पास आया है। मैंने उसका सामान्य एक्सरे देखा, मैंने बोला उसको सिलिकोसिस है, जो वहीं पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। वो लड़का ने अलग अलग डॉक्टर बदले हैं, उसमें 3 दफ़ा डॉक्टरों ने टीबी का धब्बा है वो कर के दवा देते हैं। तो अच्छा डॉक्टर वो होता है कि बहन पक्का निदान करे और दर्दी के पास कितना पैसा है वो ढंग से उसकी दवा करे। Exactly. तो हम क्या है कि आप जो हम लोगों को भगवान के बाद दूसरा दर्जा दे रहे हो, लेकिन हम अच्छी तरह से नीति करें तो दर्दियों की दुआ भी मिलती है और पैसे तो ऐसे भी मिलते हैं। जी सर। सर अब एक फास्ट राउंड ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोग मान लेते हैं वो, लेकिन मिथ भी होते हैं या फिर फैक्ट भी होते हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इनहेलर्स की लत लग जाती है लोगों को? नहीं, मैं 40 साल से ये कहना चाहता हूँ, कोई एक श्वास की जो गोली आती है एस्पोरेक्स साल्ब्यूटामोल 2 मिलीग्राम की आती है, उसमें से 20 रोटो कैप होती है अथवा 20 डोज पंप के होते हैं, जो पंप लेते हैं उसके।
तो वो माइक्रोग्राम के अंदर दवा आती है। आप उसे लेते हो तो डायरेक्ट लंग्स में जाती है, 10 सेकंड करके आप रोकते हो तो लंग्स में पड़ी रहती है और लंग्स से बाहर निकल लेती है। जैसे आँख में आप टीपेट डालते हो, कान दुखता है तो कान में टीपेट डालते हो, ऐसे रोटोकैप इन्हेलर लोकलाइज मेडिसिन है, उसकी कोई कुटेव नहीं। आप मगज में से सालों से ये जो चीज़ उसको निकाल दो। पूरी दुनिया में जो चीज़ हो रही है वो हम अहमदाबाद में बैठे बैठे, अमेरिका में जो लोग ट्रीट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में ट्रीट करते हैं, उससे अच्छा हम अहमदाबाद में, गुजरात में और भारत में ट्रीट करते हैं। तो कोई लत नहीं लगती भाई। मेरा तो ये कहना है कि आप रेगुलर अपना डॉक्टर दवाई लिखे, रोटोकैप लिखे, इन्हेलर लोगे तो रोग रीढ़ा नहीं हो जाएगा। इसलिए सबको मेरी विनती है, उसका कोई खराब असर नहीं है, आप अच्छी तरह से उसे ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आप इन्हेलर्स ले सकते हो, इसकी लत नहीं लगती। सर सवाल ये भी कि इन्हेलर में जो स्टेरॉइड होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? मैं बहन, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में एक एड्रेनालिन ग्लैंड है, किडनी के ऊपर आई है, उसमें से स्टीरॉइड कम निकलते हैं, वो लोगों को अस्थमा होता है। ओके। तो हम जो इन्हेलर में स्टीरॉइड दे रहे हैं वो लंग्स में जाते हैं, आप 10 गिन के रखते हो, फिर बाहर निकल जाते हैं, वो ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होते। तो स्टीरॉइड की गोली की मैं जानता हूँ कि उसकी खराब असर है, लेकिन जो इन्हेलर के अंदर स्टीरॉइड आता है वो बेक्लामिथाजोन आता है, ब्यूडिसोनाइड आता है, फ्लूटिकाजोन आता है, साइक्लोसोनाइड आता है, मेमेंडाजोल आता है। वो स्टीरॉइड की तुम 10 साल तक वो स्टीरॉइड लोगे न तो शायद 1% 2% उसकी खराब असर है। इसलिए दमा में, COPD में जो स्टीरॉइड के इन्हेलर कैप्सूल ले आप लो, उसको सामान्य प्रेडनिसोलोन, मिथाइन प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन से कोई लेना देना नहीं। वो सब गोली लेते हो तो उससे खराब होती है, लेकिन इन्हेलर के स्टीरॉइड की, हमारे पास इन्हेलर के स्टीरॉइड ब्रह्मास्त्र है भाई। हम उसको दर्दी को देते हैं तो दर्द बिल्कुल कंट्रोल में लेता है, लेकिन कौन से डोज में कब लेना वो तैयार हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, गोलियां की बात हुई, क्या गोलियां इन्हेलर से बेहतर है, गोलियां इन्हेलर से वर्स्ट है? नहीं, हम स्टीरॉइड की गोली दर्दी को, जब इन्हेलर स्टीरॉइड से रिजल्ट नहीं आता, रोग बहुत तकलीफ वाला है, दर्दी को दाखिल करना जैसा है, तब हम स्टीरॉइड देते हैं। लेकिन हमारे बहन, दुनिया के सब पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, हमारे पास एक गिनती होती है कि भाई ये स्टीरॉइड की गोली इतनी मात्रा में देंगे तो वो नफ़ा करेगी, उसको कोई नुकसान नहीं कर सकते। और इन्हेलर केवल गंभीर अस्थमा के लिए ही यूज़ होता है? नहीं बहन, इन्हेलर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो आमतौर पे खांसी 4-6 महीने से नहीं मिटती, अस्थमा के लिए यूज होता है, COPD में यूज होता है। एक्शन COPD अस्थमा ओवरलैप सिंड्रोम है, ECOS है, उसको हम यूज करते हैं। वो इन्हेलर हम नेब्यूलाइजर मशीन जो छोटा आता है, हमारे सब दर्शकों को पता है, उसको नास लेना बोलता है, बाफ लेना बोलता है। जब मरीज को ज़्यादा श्वास होता है तो हम नेब्यूलाइजर भी देते हैं। ये उसको नेब्यूलाइजर देने का मतलब क्या है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़े। इसलिए जब जिसे के पास नेब्यूलाइजर हो, खास करके बच्चों की मम्मी पापा के पास नेब्यूलाइजर होता है, उसको रेगुलर यूज मत करो। नेब्यूलाइजर इज ओनली फॉर द डॉक्टर, इज ओनली फॉर द इमरजेंसी। तो प्लीज़ नेब्यूलाइजर का ज़्यादा यूज करोगे तो फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई दवा बचेगी नहीं। बिल्कुल। सर, ये मान्यता है, कई लोगों को कहते हुए सुना भी है कि यदि सांस फूलती है उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। ये मिथ है, ये फैक्ट है? नहीं, हम तो अस्थमा के दर्दी को जब रोग कंट्रोल में होता है, COPD को दर्दी को कंट्रोल में होता है, तो हम चलने का कहते हैं, साइकिल चलाने का कहता है, घूमने का कहता है, एक्सरसाइज का कहते हैं। लेकिन दम उसमें कंट्रोल में रोग होना चाहिए तो दुनिया के सब कुछ काम कर सकते हैं। लास्ट हमारी जो ओलंपिक हुई थी
उसमें मैंने 12% एथलीट जिसको दमा था वो ऐसे थे, फिर भी वो गोल्ड मेडल लाए हैं। मेरे अमिताभ बच्चन को दमा है और इंदिरा गांधी के फैमिली के दमा है, पीटी उषा को, इससे बहुत से लोग हैं जिसको दमा है, लेकिन वो रेगुलर दवा लेते हैं। तो हमारे जैसे हैं, जैसे हम सब कुछ काम कर सकते हैं, दमा का दर्दी सब कुछ काम कर सकता है। बिल्कुल, तो आप व्यायाम भी कर सकते हो, कोई काम भी कर सकते हो, लेकिन अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। सर, लंग की बीमारी वाले लोग अपने स्वास्थ्य में कभी भी सुधार नहीं कर पाते, ये बात सही है या नहीं? नहीं, लंग की बीमारी कितने परसेंटेज है उस पर आधार है। मैंने लंग की बीमारी रेगुलर, मेरे पास 15-20 साल वाले मरीज है, घूमते फिरते सब कुछ। लंग की बीमारी कितना परसेंटेज है वो डॉक्टर को नक्की करने दो। आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ। अपने डॉक्टर को बोलो कि साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ जान जाएगा, वो ढंग से आपका डोज एडजस्ट कर। लेकिन लंग की बीमारी से डरो मत, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, चीज़ एक अच्छी है, आपको एक अच्छा डॉक्टर को ढूंढना है, वो सही दवा दे और आपको रेगुलर दवा लेनी है। फिर आप क्या करते हो, पड़ोस को पूछते हो कि मुझे खांसी हुई, मैं क्या करूं, अथवा मेडिकल स्टोर पे जाते हो कि भाई मुझे खांसी दो। ऐसा मत करो। आपका डॉक्टर के पास जाओगे, उसने आपके जैसे लाखों मरीज देखे हैं, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आपका रोग कम पैसे में मिटा देगा। बिल्कुल, इसलिए डू द नॉर्मल लाइफ, आनंद करो जिंदगी में, खाओ पियो और लहर करो। बिल्कुल। सर, क्या लंग कैंसर सिर्फ धूम्रपान से ही होता है? नहीं, लंग कैंसर धूम्रपान, 100 लोग जो धूम्रपान, लंग कैंसर के 100 मरीज है ना, उसमें से बहुत से मरीज धूम्रपान से होता है। जी। उसके अलावा जो कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, पत्थर की इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो धूल धुआं सेपट की वजह से जो काम करते हैं, उन लोगों को होने की संभावना है। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बातचीत रही सर आपसे, और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि हम बार बार बोलते हैं योर हेल्थ इज़ योर वेल्थ, और अ थिंग दैट यू कैन गिव योर फैमिली, दैट इज़ योर हेल्थ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सर के साथ बहुत ही अच्छी बातें हुई, और ये बात हमारे स्वास्थ्य के लिए है, सांस की बात है, और अंत तक हमें दृढ़ मनोबल के साथ में रहना है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नए व्यक्ति विशेष के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।